गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और घर पर अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अगला पार्ट जिसका नाम है सोना। अब देखो ये स्टोरी किसके बारे में, ये स्टोरी एक हिरण के बारे में जिसका नाम क्या था, सोना था। ठीक है, और इसकी लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा। जिन्होंने ये पार्ट लिखा था वो उनका नाम है महादेवी वर्मा। काफ़ी फेमस लेखक हैं, आपने सुना भी होगा इनके बारे में शायद पहले। चलो फिर हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है। स्मृति का मतलब क्या होता है, याद आने का कारण है। तो महादेवी वर्मा क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि आज उन्हें अचानक से सोना की याद आ गई, तो उसका भी एक कारण है। क्या कारण है वो देखिए। वो कहती है, मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ वसु की पौत्री सुष्मिता ने लिखा है। उनके कोई होंगे परिचित जिनकी पौत्री, पौत्री मतलब क्या होता है, ग्रैंड डॉटर, नातिन बोलते हैं जिसको। तो उसने क्या लिखा है, कोई लेटर लिखा था महादेवी वर्मा को। उसने उसमें लिखा था, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल से संबंध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। वो क्या लिख रही है कि उसके पास कोई हिरण था, काफ़ी कुछ महीने पहले उसको लेके आई थी, वो किसी से मिला था गिफ्ट में। लेकिन अब क्या हुआ, वो जब धीमे धीमे बड़ा होने लगा ना वो हिरण, तो फिर उसको घूमने के लिए, खेलने कूदने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत थी, है ना, क्योंकि जंगलों में रहते हैं ना हिरण, तो उन्हें ज़्यादा जगह चाहिए थी खेलने कूदने के लिए, ठीक से डेवलप होने के लिए। फिर वो रिक्वेस्ट करती है महादेवी वर्मा से, क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी। वो उसको रिक्वेस्ट करिए महादेवी वर्मा से, कह दिए कि आप इसको अपने पास रख लो। सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी, क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। वो महादेवी वर्मा से कह रही है कि मैं किसी को भी ऐसे ही किसी को भी नहीं दे सकती हूँ अपने हिरण को, तो उससे रखने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं। आगे देखिए, मेरा विश्वास है कि आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। ठीक है, अब देखो आगे महादेवी वर्मा क्या बोलती हैं। वो सोच रही है, कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राणजीव की रक्षा करना संभव नहीं है। कुछ कारण रहा होगा जिसके लिए उन्होंने पहले डिसाइड किया था कि अब वो आगे से हिरण नहीं पालेंगी, लेकिन आज उनको अपने इस नियम को तोड़ना पड़ रहा है, उस रूल को ब्रेक करना पड़ रहा है। ठीक है, देखो आगे, सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु तब तक वह अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। अब देखो सोना की स्टोरी स्टार्ट हो रही है। सोना जो हिरण थी ना, वो उनके पास पहले थी, लेकिन जब वो आई थी तो बहुत ज़्यादा छोटी थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। उसका शरीर बहुत ही छोटा था। ठीक है, उसका रंग बहुत सुनहरा सा था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आँखें। देखती थी तो ऐसा लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। लंबे लंबे कान थे, पतली सुडौल टांगें थीं उसकी, जिन्हें देखते ही उनमें प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। जो कोई भी उसको देखता था ना, तो देख के एकदम आश्चर्यचकित हो जाता था, सरप्राइज हो जाता था। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के उपयुक्त सोना, सुवर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। अब देखो वो देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर थी ना, मतलब चंपक वर्णा थी। चंपक वर्णा का मतलब क्या हुआ, चंपा के फूलों के समान उनका रंग था। ठीक है, चंपक का मतलब चंपा के फूल, और वर्ण का मतलब होता है रंग, तो उसका रंग वैसा ही था। इसलिए सब लोगों ने उसके नाम क्या क्या रखने शुरू कर दिए थे, सोना, सुवर्णा, स्वर्णलेखा, इन नामों से उसको लोग बुलाने लगे थे। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। अब आगे वो किसके बारे में बात कर रही है, मृत्यु के बारे में बात कर रही हैं। उसके प्रियतम आत्मीय जन का शव भी उसके निकट अपवित्र, अस्पृश्य तथा भयजनक हो उठता है। वो क्या बोल रही है कि मृत्यु को ना सभी लोग बहुत ज़्यादा अपवित्र मानते हैं। अगर हमारे किसी आत्मीय जन की भी मृत्यु हो जाती है तो फिर हम लोग बाद में उससे भी भय हम लोग को लगने लगता है, जब वो सामने उसकी डेड बॉडी रखी होती है। तो जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है, तब उसे बांटते घूमना क्यों अपवित्र और असुंदर नहीं है, यह मैं समझ नहीं पाती है। वो क्या बोल रही हैं, वो कह रही है कि जब मृत्यु से सबको इतना डर लगता है, तो फिर हम इंसान, हम लोग दूसरे प्राणों, दूसरे जीवों के बारे में क्यों नहीं सोचते, क्यों उनको मारते रहते हैं, क्यों पशु पक्षियों की हत्या करते रहते हैं। वो इस चीज़ के बारे में अपने विचार प्रकट कर रही हैं। आगे वो बोलती हैं, आकाश में रंग बिरंगे फूलों की छटाओं के समान उड़ते हुए और वीणा, वंशी, मुरज, जलतरंग आदि का वृंदवादन बजाते हुए पक्षी कितने सुंदर जान पड़ते हैं। जो पक्षी आसमान में उड़ते हैं, क्रंदन करते, उनकी आवाज़ें हमें सुनाई पड़ती हैं, किलकारियाँ टाइप क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो लोग आपस में वो अपना बोलते हैं ना, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में। मनुष्य ने बंदूक उठाई, निशाना साधा और गोली चला दी, जिससे कई गाते उड़ते पक्षी ढेले के समान धरती पर आ गिरे। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि वो पक्षी जो है आकाश में कलरव करते रहते हैं ना,
लेकिन हम लोग जो शिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, गोल अपने बंदूक उठा के निशाना लगाते हैं और पक्षी जो है नीचे गिर जाते हैं। किसी की लाल पीली चोंच वाली गर्दन टूट जाती है, किसी के पीले सुंदर पंजे टेढ़े हो गए और किसी के इंद्रधनुषी पंख बिखर गए। अब जब वो गिरे हैं, गोली लगी है उनको, तो वो लोग घायल हो जाते हैं पक्षी। छत विछत रक्त स्नात उन मृत अर्ध स्मृत लघु गातों में, छत विछत रक्त स्नात उन मृत अर्धमृत लघु गातों में न अब संगीत है न सौंदर्य, परंतु तब भी मारने वाला अपनी सफलता पर नाच उठता है। अब देखो, शिकारी तो बहुत खुश होता है ना कि उसने इतने सारे पक्षियों का शिकार कर लिया। तो वही बोल रही है कि जब वो लोग छत विछत मतलब कि घायल अवस्था में नीचे गिर जाते हैं तो उनको देख के शिकारी बहुत खुश होने लगता है कि उसने इतने सारे पक्षियों को मार डाला, ठीक है, उसका निशाना सही गया वगैरह वगैरह। आगे देखो, यहाँ पे गात से क्या मतलब है, गात का मतलब बच्चों पक्षी, ठीक है, जो पक्षी उसने शिकार किया है ना शिकारी ने, उनको बोला जा रहा है यहाँ पे गात। आगे देखिए, पक्षी जगत में ही नहीं पशु जगत में भी मनुष्य की ध्वंस लीला ऐसी ही निष्ठुर है। अब वो आगे कह रही है कि केवल पक्षियों पर ही अत्याचार नहीं करते हैं मनुष्य, पशुओं पर भी ऐसे ही अत्याचार करते हैं। पशु जगत में हिरण जैसा निरीह और सुंदर दूसरा पशु नहीं है, उसकी आंखें तो मानो करुणा की चित्रलिपि हैं, परंतु इसका भी गतिमय सजीव सौंदर्य मनुष्य का मनोरंजन करने में असमर्थ है। अब वो हिरण के बारे में बोल रही है कि हिरण बहुत ही सुंदर होता है, उसकी आंखें स्पेशली बहुत ज़्यादा ही सुंदर होती हैं। मानव को जो जीवन का श्रेष्ठतम रूप है, जीवन के अन्य रूपों के प्रति इतनी वितृष्णा, विरक्ति और मृत्यु के प्रति इतना मोह और इतना आकर्षण किया। अब वो क्वेश्चन क्या कर रही है, वो बोल रही है कि मानव को तो सभी जीवों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है ना, कि हम लोग सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, तो फिर हम लोग दूसरे जीवों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, क्यों उनको मारने के पीछे पड़े रहते हैं, क्यों दूसरों को परेशान करके हमें इतनी खुशी मिलती है। वो ये चीज़ इस चीज़ पे अपने विचार रख रही हैं। आगे क्या बोलती हैं वो, बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। अब वो चीज़ बता रही है कि सोना किस तरीके से उनके पास आई थी, उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, प्रशांत वनस्थली में जब मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, जब वो जो शिकारी थे वो शिकार करने के लिए गए होंगे, कहाँ पर गए, प्रशांत वनस्थली में, जगह का नाम क्या था, प्रशांत वनस्थली। वहाँ पर जब वो गए तब सोना की माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण गंवा दिए। अब मृग समूह का मतलब क्या है, हिरणों का समूह, वहाँ पे हिरण का समूह का जिनका शिकार करने के लिए शिकारी गए थे। तो तब जो सोना की माँ थी ना, उन्होंने सोना को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राण गंवा दिए उसके चक्कर में। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृग हिरणी के साथ चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। अब देखो, शिकारी ने शिकार तो कर लिया, उनको जो उसकी माँ थी ना सोना की, उसको भी ले आई, लेकिन उन्होंने शावक को नहीं मारा, शावक को वो जीवित ही उठा लाए थे। उनमें से किसी के परिवार की सदस्य गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिला कर 2-4 दिन तक जीवित रखा। शिकारी जो लेके आए थे उनके घर में उनको थोड़ा बहुत जो भी पानी मिला हुआ दूध था वो पिला कर हिरणी को, सोना को जीवित रखा उन लोगों ने। सुस्मिता वसु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शावक को मुमूर्ष अवस्था में मेरे पास ले आई। अब मुमूर्ष का मतलब क्या होता है, मुमूर्ष का मतलब होता है मरने की कगार पर, मतलब वो जो शावक था, हिरण का जो शावक था वो बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच गया था, बिल्कुल ही दुबला पतला सा हो गया होगा। तो जो बालिका थी ना कोई, उसने महादेव वर्मा को बोला होगा कि वो अपने पास रख ले। जैसे कि अभी सुष्मिता बसु का लेटर आया वैसे ही वो पहले की बात बता रही हैं। शावक अवांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी। अब वो क्या कह रही है कि जो शावक था वो किसी को भी चाहिए नहीं था, लेकिन उसके बचने की आशा, मतलब वो लगता था कि वो मर ही जाएगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हालत में था वो, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन माधवी वर्मा ने उसको स्वीकार कर लिया, अपने पास रख लिया। स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। स्निग्ध का मतलब क्या है, चिकना के लिए बोलते हैं, मतलब वो बहुत ही कोमल सा शरीर उसका होगा, इसलिए सब लोग उसको क्या बोलने लगे, सोना बोलने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था, मतलब बहुत ही छोटी थी ना वो उस टाइम जब वो महादेवी वर्मा के पास में आई थी। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। अब वो छोटा सा बच्चा है, कैसे पता किस तरीके से दूध पीना है शीशी के थ्रू। ठीक है, आगे देखो। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया, लेकिन धीमे धीमे वो सब कुछ सीखने लगी थी। आंगन में कूदते फांदते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ी आती और अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो। अब देखो, जो सोना थी जब वो छोटी थी धीमे धीमे सबको सीखने लगी थी, है ना। तो भक्तिन कौन थी, भक्तिन लेखिका के यहाँ, मतलब महादेवी वर्मा के यहाँ काम करने वाली थी, जिसका नाम क्या था, भक्तिन था।
आगे देखिए अब, उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया था। सोना थी वो रात में कहाँ बैठ जाती थी, महादेवी वर्मा के पलंग के पास बैठ जाती थी, पर वहाँ गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर ही बाहर निकलती। ठीक है, उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास के विद्यार्थियों के निकट पहले वह कौतुक का कारण बनी रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। मतलब पहले तो जब वो नई आई थी तो उसे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता होगा ना, मतलब हम लोग कहीं भी नई जगह पे जाते हैं पहले थोड़ा संकोच होता है, लेकिन बाद में सबके साथ धीमे धीमे सोना घुल मिल गई थी। ठीक है, आगे देखिए अब, दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती, फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे का भीतर बाहर निरीक्षण करती। अब जो लेखिका है उनके यहाँ स्कूल वगैरह चलता होगा, तो छात्रावास मतलब हॉस्टल को बोलते हैं छात्रावास। ठीक है, तो वहाँ पर सोना चली जाती थी। मेस में उसके पहुँचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़े आते और सभी उसे कुछ ना कुछ खिलाने को उतावले रहते, परंतु उसे बिस्किट को छोड़कर अन्य खाद्य पदार्थ कम पसंद थे। सोना को सबसे ज़्यादा बिस्किट पसंद थे और कुछ खाना उसे ज़्यादा पसंद नहीं था। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर घास के मैदान में कभी धूप चढ़ती और कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन के समय को वह किस प्रकार जान लेती थी ये समझाने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटी खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। अब देखो, लेखिका जब खाना खाती थी ना दिन में, तो उसी टाइम पे जो सोना थी वो उनके पास आकर के खड़ी हो जाती थी। कुछ चावल रोटी आदि उसको भी प्राप्य था, परंतु उसे कच्ची सब्जी भाती थी। ठीक है, उसे कच्ची सब्जी खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बता रहे हैं, सोना का दिन भर का क्या रूटीन था, क्या क्या करती थी, वो उसके बारे में बताया जा रहा है। अब आगे देखिए, घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ कर देती, फिर से वही करने लगती थी, हॉस्टल में चली जाती थी। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। पंक्तिबद्ध का मतलब क्या है, लाइन में। ठीक है, लाइन में क्यू में बोलते हैं। वो सभी लोग खड़े होकर सोना को बुलाते थे, उनके साथ खेलते थे। उसके बाद देखिए, वह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती। ठीक है, अब आगे देखो, मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। मतलब सोना कई तरीके से खेलती रहती थी, महादेवी वर्मा से बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी वो। प्रायः देखने वालों को भय होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई संभावना नहीं रहती थी। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा आराम से महादेवी वर्मा के साथ में खेलती कूदती थी। आगे देखिए, भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों से ऐसे अनिर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। मतलब वो महादेवी वर्मा के साथ में बहुत ही फ्रेंडली थी, उनके साथ ही खेलती रहती थी, उसका दिन भर वही करता था। पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। यह सत्य मुझे सोना से अनायास प्राप्त हो गया। अब ये सब कुछ कौन लिख रहा है, महादेवी वर्मा खुद लिख रही है ना, तो बता रही है सोना के बारे में जो भी है। अनेक विद्यार्थियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था। वह तो उस दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था, और उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उसके मुख से लगाई थी। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव ही नहीं था। मतलब इसमें ये बोल रही है कि जो जानवर होते हैं वो तो सिर्फ प्यार की भाषा समझते हैं, उन्हें और चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं होता। जो उनके साथ अच्छे से बिहेव करता है, अच्छे से रहता है, तो उनके साथ ही घुल मिल जाते हैं वो। आगे देखिए, अब कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी के स्नेह का क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही सभीत और दयनीय बनकर दुबक जाता है। पर हिरण यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है।
अब देखो कुत्ता जो होता है उसके बारे में बता देंगे। कुत्ता को समझ में आता है कि उसका जो मालिक है कब प्यार से बात कर रहा है, कब उसे गुस्सा आ रहा है, लेकिन जो हिरण है वो उस अंतर को नहीं जानता। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आंखों में और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो क्या यह उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति जताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। मतलब वो अलग अलग तरीके से ये शो करता है कि हाँ वो अपना स्नेह जो है वो प्रकट करता है अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हरिण शावक से हरिणी में परिवर्तित होने लगी। अब देखो 1 साल बाद, समथिंग 1 साल के बाद जो शावक रूप में थी ना सोना, वो धीमे धीमे बड़ी होने लगी। उसके शरीर के पीताभ रोएं ताम्रवर्णी झलक देने लगे। उसके शरीर पर जो रोएं थे ताम्रवर्णी मतलब कि सुनहरे से झलक देने लगे थे। टांगें अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बंकिम और लचीली हो गई। ग्रीवा का मतलब क्या होता है? ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन। उसकी गर्दन जो है और ज़्यादा लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी। परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आँखों और दृष्टि में मिलती थी। मतलब सबसे ज़्यादा उसकी चीज़ क्या सुंदर थी? उसकी आँखें सबसे ज़्यादा सुंदर थी, ठीक है। आँखों के चारों ओर खिंची कजल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरण हो। इसका मतलब क्या है? आँखों के चारों कंजल कोर में, कंजल कोर का मतलब क्या होता है? जो आपने देखा होगा जानवरों की आँखों के पास में थोड़ा लगता है ना काजल वगैरह लगा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं कंजल कोर, ठीक है। आगे देखिए, इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। अब देखो फ्लोरा कोई और जानवर होंगे उसके घर में ना। महादेव वर्मा के घर में बहुत सारे जानवर थे, तो फ्लोरा भी उन्हीं में से कोई एक होगी। तो उसने 4 बच्चों को जन्म दिया था और उनके साथ में वो बिजी हो गई थी। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, वसंत या गोधूली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। अब देखो क्या बोल रही है कि जो फ्लोरा थी, जो कोई और जानवर का नाम था, उनके यहाँ बहुत सारे जानवर थे, उन्हीं में से कोई एक जानवर फ्लोरा थी। तो फ्लोरा के जो बच्चे थे ना, तो फ्लोरा जो है किसी और के पास अपने बच्चों को किसी और के पास नहीं जाने देती थी। किसी को भी अपने बच्चों के पास में नहीं आने देती, केवल सोना को आने देती थी, ठीक है। क्योंकि सोना के संरक्षण में उसे आराम से छोड़ देती थी वो। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर भी सोना ने उन्हें अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया। अब देखो यहाँ से समझ में आ रहा है कि फ्लोरा किसका नाम था? कोई उनकी कुतिया होगी ना, उनके घर में जो थी उसका नाम था फ्लोरा, ठीक है। आगे देखिए, और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर के आर पार चौकड़ी भरती रही, पर कुछ दिनों के उपरांत जब यह आनंदोत्सव पुराना पड़ गया तब उसकी शब्दहीन संज्ञाहीन प्रतीक्षा की स्तब्ध घड़ियां लौट आईं। देखो आगे फिर उसके बाद क्या हुआ? उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बन गया। फिर उनका कार्यक्रम बन गया महादेव वर्मा का बद्रीनाथ जाने का। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्तिन अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले ही थे, पर भक्तिन अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले थे ही। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। अब देखो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो फ्लोरा को अपने साथ यात्रा पर बद्रीनाथ लेके जाएंगी, बाकी सभी को वहीं छोड़ के जाने वाली थी, ठीक है। आगे देखिए, छात्रावास बंद था, अतः सोना के नित्य नैमित्तिक कार्यकलाप भी बंद हो चुके थे। मतलब डेली का सोना का क्या रूटीन था कि वो हॉस्टल में जाकर के बच्चों के साथ में खेलती कूदती थी, ठीक है, उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी। लेकिन अब छात्रावास बंद हो गया था, हॉस्टल बंद था, तो उसके जो रूटीन था वो भी चेंज हो गया था। वो डेली जो काम करती थी ना, नित्य नैमित्तिक का मतलब क्या है? डेली रूटीन वर्क जो होते हैं उनको बोलते हैं, वो सब भी उसके बंद हो चुके थे। मेरी उपस्थिति का भी अभाव था, क्योंकि वो थी नहीं, महादेव वर्मा जा चुकी थी। अतः आनंदोल्लास के लिए भी अवकाश कम था। हेमंत, वसंत मेरी यात्रा और तज्जनित अनुपस्थिति से परिचित हो चुके थे। होलडाल बिछाकर उसे बिस्तर पर रखते ही वे दौड़कर उस पर लेट जाते और भौंकने तथा क्रंदन की ध्वनियों के सम्मिलित स्वर में मुझे मानो उपालंब देने लगते। यदि उन्हें बांध कर न रखा जाता तो वे कार में घुसकर बैठ जाते या उसके पीछे पीछे दौड़कर स्टेशन तक जा पहुंचते, परंतु जब मैं चली जाती तब वे उदास भाव से मेरे लौटने की प्रतीक्षा करने लगते।
वो अपने जानवरों के बारे में बता रही कि उनके जानवर उनसे कितने ज़्यादा घुले मिले हुए थे कि उनके बिना नहीं रह पा रहे थे। आगे देखिए, सोना की सहज चेतना में न मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था न प्रत्यावर्तन का, इसी से उसकी निराशा, जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। पैदल जाने आने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। ग्रीष्मावकाश का मतलब क्या होता है? गर्मियों की छुट्टियों को बोलते हैं ग्रीष्मावकाश। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। अब ये स्टोरी जब वो वापस आ गई उसके बाद वो क्या हुआ वो बता रही हैं। गोधूली कूदकर मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। अब बाकी सारे जानवर तो आ गए थे, बाकी सारे जो पालतू जानवर थे वो महादेवी वर्मा के पास में आए, लेकिन सोना नहीं आई। वो सोना को ढूंढने लगी कि सोना कहाँ है। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती? सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। अब देखिए आगे क्या हुआ। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती। इतनी बड़ी हिरणी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसे खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। अब देखिए क्या हुआ। महादेवी वर्मा नहीं थी ना, तो उसके दुख में सोना मर गई थी, तो उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे फिर क्या बोलते हैं, उसके बाद क्या हुआ वो देखिए।
आगे देखिए, उसके बाद क्या हुआ, जब वो वापस आई महादेवी वर्मा तो उन्होंने क्या देखा कि सोना उनके पास नहीं आ रही है। तो उन्होंने पूछा कि सोना कहाँ है, तो उन्हें क्या पता चलता है, ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरणी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसे खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। अब देखो क्या हुआ था कि जब महादेवी वर्मा नहीं थी ना, तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी सोना, तो उन्हें ढूंढती ढूंढती वो कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। जब वो कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी, बाहर तो कुछ भी हो सकता था, खतरे भी हो सकते थे उसकी जान को। ठीक है, फिर माली ने क्या किया, माली ने उसको बांध के रखना शुरू कर दिया था, किसी रस्सी से बांध के वो मैदान में बांध देता था उसको। उसके बाद एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुक्के बल धरती पर आ गिरी। अब एक दिन क्या हुआ कि जब वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान तो थी ना, क्योंकि महादेवी वर्मा उसको दिखाई नहीं पड़ रही थी, तो फिर क्या हुआ, वो उछली, मतलब उस रस्सी से छूटने के लिए वो उछली होगी, इतनी ज़्यादा ऊँची उछल गई, गले में तो रस्सी बंधी हुई थी, कि उसके बाद फिर वो नीचे आके मतलब उसकी डेथ हो गई, क्योंकि गले में रस्सी बंधी थी ना, इस वजह से उसकी सांसें अटक गई और वो मर गई। ठीक है, वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। उसके बाद देखिए, सब उस सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जनसंकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। तो इस तरीके से सोना की डेथ हो गई। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। उसके बाद देखिए, सब सुनकर मैंने निश्चय किया कि अब हिरण नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर भी हिरण पालना पड़ रहा है। तो ये सब देखकर महादेवी वर्मा ने क्या डिसाइड किया था कि आगे से कभी भी वो हिरण को नहीं पालेंगी। ठीक है, लेकिन अभी सुष्मिता ने उनसे आग्रह किया था ना, इस वजह से उन्हें वापस से हिरण पालना पड़ रहा था। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आप लोग उसको आराम से पढ़ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।